माई सेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे एटॉमिक और मोलिकुलर मास की। वैसे मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास को हम कैसे कर सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है। एक तराजू लिया जाए इस तरह का और यहाँ पर एक इस तरह का ये तराजू है, ठीक है ना, जिसको अभी मास निकालना है, आपको हाइड्रोजन को निकालना है। यहाँ पर तौल लीजिए और यहाँ पर एक बाट रख दीजिए, जिससे हम लोग टमाटर खरीदने जाते हैं। किसी भी चीज़ का मास आसानी से निकाला जा सकता है। एक तराजू को पल्ले पर रखेंगे और इधर उसके हिसाब से रख लेंगे, क्या वाट रख लेंगे, तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि इसका वजन कितना है। लेकिन ये चीज़ें आज पॉसिबल है। अगर आप हाइड्रोजन रखना चाहते हैं, आप यहाँ कार्बन रखना चाहते हैं, ऑक्सीजन रखना चाहते हैं, नियॉन रखना चाहते हैं, किसी को भी रखेंगे, आप यहाँ पर रखेंगे और उसका मास निकल आएगा। बस उसके हिसाब से हम यहाँ पर क्या रख देंगे, वजन रखते जाएंगे, वाट रखते जाएंगे और उसका वजन निकल आएगा। लेकिन ये चीज़ें पहले पॉसिबल नहीं थी। जब शुरू में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई, उस नॉर्मल तराजू में रखकर तौल सकते हैं, इसके लिए एक मीन्स वेरी स्पेशली डिज़ाइंड, चूँकि एटम्स बहुत छोटे होते हैं तो इसके लिए स्पेशली डिज़ाइंड तराजू चाहिए था। तो उस समय ये अवेलेबिलिटी नहीं थी कि हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नियॉन किसी को भी तराजू में रख करके तौला जा सके कि इनका वजन ग्राम में या मिलीग्राम में या नैनोग्राम में कितना है। वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। तो उसके लिए क्या फॉलो किया गया, उस समय पर एक कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया, क्या, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव एटॉमिक मास, उसको कहा जाता है। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है कि किसी से कंपेयर करना। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि इसका वजन कितना होगा, तो इसका वजन आपने कहा कि सर इस वाले पेन का वजन होगा 50 ग्राम, तो कैसे है, ये मैंने ग्राम से कंपेयर किया है। मतलब किसी से कंपेयर करके किसी भी सब्सटेंस का एग्जैक्ट मास निकालना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे आप समझिए, अगर आपको 1 किलो टमाटर खरीदना है तो आप क्या करेंगे, आप 1 किलो किसको मानेंगे, यस, प्लेटिनम इरिडियम नाम का एक एलॉय है जो इंग्लैंड के ब्यूरो ऑफ मेजरमेंट में रखा गया है। तो 1 किलो उस एक ब्लॉक रखा हुआ है वहाँ पर प्लेटिनम इरिडियम से बना हुआ, और उसका जो वजन है उसी को 1 किलोग्राम मान लिया गया है। अब 1 किलोग्राम, उसी के 1 किलोग्राम को पूरे वर्ल्ड ने उसी के बराबर तौल कर छोटे छोटे 1-1 किलोग्राम के वाट बना लिए हैं और पूरे वर्ल्ड में फैला दिया गया है, बांट दिया गया है। तो 1 किलोग्राम कहीं से भी लेना होता है तो 1 किलोग्राम किसको कहेंगे, यस, जो उस वाट के बराबर होगा। तो ऐसे ही इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ, सारे एटम के मास को रिलेटिवली नापा जाता है। तो आज हम क्या करते हैं, उस जमाने में क्या किया गया, वहां पर देखिएगा उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, रिलेटिव एटॉमिक मास यहाँ पर तो जिसको तौलना है उसको रखा, लेकिन यहाँ पर किसको रखा, यहाँ पर वाट किसको बनाया। यहाँ पर वाट ग्राम वगैरह में तौल नहीं सकते थे क्योंकि ग्राम का वजन इटसेल्फ बहुत छोटा था। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो वाट बनाया, क्या बनाया, दैट इज 1/12 ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के 1/12 को मास ऑफ कार्बन 12 एटम को क्या माना गया सर, इज इक्वल टू 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ऐसे एक छोटा सा वाट बनाया गया 1 AMU। आप ऐसे समझिए, कार्बन का, ये एक कार्बन का एटम है, इसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया गया। चलिए देखिएगा, तो चलिए देखिएगा, ये मान लीजिए किसका एटम है, ये कार्बन 12। कार्बन के कई सारे आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 60 भी होता है, बकमिस्टर फुलरेंस कहते हैं। लेकिन आइसोटोप का मतलब होता है एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो मास के हिसाब से। लेकिन सबसे ज़्यादा एबंडेंट यही हुआ करता है कार्बन 12 वाला। तो सुनिए ना, कुछ सिंपल लैंग्वेज में क्या लिया उन्होंने, लिया कार्बन का एक टुकड़ा लिया, कार्बन 12 का एटम लिया, और इसके एक टुकड़े के मास को आप समझिए, इतने को क्या मान लिया गया, 1 AMU, और इसी को काट करके यहाँ रखा गया। अब एटम को काट के नहीं रखा गया था, ये इसके मास को कंपेयर किया गया, जितना भी इसका मास है उसके मास का 1/12 जो हुआ करेगा उसी को क्या माना गया, 1 AMU। तो उन्होंने जब तौला तो क्या हुआ देखिएगा, तो 1 AMU क्या हुआ, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अगर किसी, मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन को तौलना हुआ तो उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन को तौलने के लिए कार्बन केवल एक टुकड़ा रखना पड़ा। अच्छा, ऐसे ही हीलियम को तौलना हुआ तो हीलियम को तौलने के लिए उनको इस तरह से 4 टुकड़े रखने पड़े। तो हीलियम का मास कितना होगा, हाइड्रोजन के लिए 1 टुकड़ा रखना पड़ा इसका, हीलियम के लिए क्या करना पड़ा, यहाँ पर केवल 1 टुकड़ा रखना पड़ा था, और यहाँ पर 4, मतलब ऐसे करके आपको कार्बन के कितने टुकड़े रखने पड़े,
देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम के लिए 4 टुकड़े रखने पड़े, ऐसे ही लिथियम के लिए 7 टुकड़े रखने पड़े थे। तो लिथियम का एटॉमिक मास क्या मान लिया गया, 7 यूनिट मान लिया गया, है ना। 7 टुकड़े समझ में आ रहा हो, किसके, कार्बन 12 एटम के 7 टुकड़े रखे गए। तो चलिए ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, इसको मिटा देता हूं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम में नहीं नापा जाता है, ये किससे है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम के हिसाब से नापा जाता है। और इस तरह से हम सारे एलिमेंट के, उस समय जितने एलिमेंट पता थे, सारे एलिमेंट को इस तराजू पर रख करके हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान सबको रखा गया और ये पता लगाया गया कि कार्बन के 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम के कितने यूनिट को रखने से उसका मास आ जाएगा, वही उसका एटॉमिक मास मान लिया गया। लेकिन ये कौन से यूनिट में था, ये इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU, 1 AMU, या इसको 1 U, U माने क्या होता है, यूनिफाइड मास कहते हैं। तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, यस, हाइड्रोजन के मास को माना गया 1 U या 1 AMU। AMU पहले का यूनिट है, आजकल एटॉमिक मास यूनिट इसको नहीं लिखते हैं, है ना। AMU का फुल फॉर्म हुआ करता था एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन आजकल इसको यूज नहीं करते हैं, इसकी जगह पर यू करते हैं। यू का मतलब होता है भाई, क्या होता है, यूनिफाइड मास कहते हैं। तो यू लिखा जाता है, आपको बुक में यू लिखा हुआ मिलेगा, आजकल पहले ही चलता था ये। चलिए ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसका 7 क्यों होता है लिथियम का, क्योंकि 7 कार्बन 12 के 7 टुकड़ों को रख करके इसका मास बराबर हुआ था, इसीलिए इसको 7 नंबर दे दिया गया। चलिए ठीक है, आगे समझने की कोशिश करते हैं कि कार्बन 12 को क्यों लिया गया और कैसे इसके मास को डिफाइन किया जाएगा। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा, हमने कहा भाई कि 1 AMU का मतलब होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अच्छा, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, देखिएगा हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर, मोलर मास ऑफ कार्बन क्या होता है, कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम पर मोल। देख, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मास ऑफ कार्बन एटम कितना है, 12 आया करता है, तो हम पढ़ते आ रहे हैं। चलिए, तो क्यों पढ़ रहे हैं, 12 ग्राम पर मोल है, ये मास है किसका, कार्बन का। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल का मतलब कितने एटम, 1 मोल एटम इक्वल टू क्या होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 23 एटम होता है। तो मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम कितना हुआ यार, 1 मोल कार्बन में कितना हुआ, 12 ग्राम हुआ। इसका मतलब तो यही हुआ ना, इस सेंटेंस से मैंने ये मतलब निकाल लिया कि मास ऑफ 1 मोलर मास ऑफ कार्बन कितना होगा, 12 ग्राम पर मोल, ऐसा लिखा जाता है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम रहेगा, यस, 12 ग्राम को डिवाइडेड बाई 6.022, ये एवोगैड्रो नंबर है, 10 टू द पावर 23 है। चलिए, तो ये तो क्या हुआ, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन ग्राम में आएगा, है ना। तो देखिएगा ये 1 एटम का मास हो गया। अच्छा, आपसे ये कहा जाए कि 1 AMU क्या हो जाता है, तो 1 AMU इक्वल टू क्या होता है, 1/12 मास ऑफ, और 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के एक एटम के मास को क्या माना जाएगा, 1 AMU माना जाएगा। अच्छा, तो 1 AMU को मैं और सिंपलीफाई करके लिखता हूँ, AMU मतलब U भी लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे बताओ, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम क्या होगा, तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना आएगा, इतना आएगा। इसको मैं वहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये मास ऑफ 1 कार्बन एटम है ना, तो मैंने इसको लिख दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यस, क्या हो जाएगा, 12 ग्राम अपान 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 12 से 12 कट जाएगा, तो 1 AMU को आप सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, बोलिए भाई, यस, 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और ग्राम हो जाएगा। फिर से देखिएगा, 1 AMU इक्वल टू 1 इतना होता है। अब 1 AMU को ग्राम में कितना लिखा जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं अगर अपन, तो आप सॉल्व करके देखिए इसको, या 1 U इक्वल टू ग्राम में कितना होगा, तो इसको 10 टू द पावर 23 को ऊपर लाते हैं, 23
3 ही रहेगा, -23 हो जाएगा और इसका आंसर आता है 0.166। आप इसको और सिंपलीफाई करके लिख लीजिए, इसका सिंपलीफिकेशन करते हैं तो आंसर क्या आएगा 1.66 कुछ और होता है आगे नंबर, उसको नहीं लिख रहे हैं। 10 टू द पावर क्या करेंगे, डेसिमल को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा -24 ग्राम। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आया करता है, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे कि 1 AMU का मतलब क्या होता है, इतना ग्राम होता है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स एक बात है क्या कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 AMU कहाँ से लिया गया है। तो 1 AMU को सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। दैट इज द, बस सिंपल पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय AMU या व्हाट डू यू मीन बाय U, तो आप लिखेंगे मास ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड 1 यूनिट। आगे और देखते हैं कि किसी का रिलेटिव एटॉमिक मास, ये तो 1 AMU हो गया, तो रिलेटिव एटॉमिक मास को हम और इससे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी का मास पता है और आपको निकालना है कि उसका मास तो ग्राम में इतना है, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा वो कैसे पता करेंगे। तो चलिए पता करते हैं कि 1 AMU के कंपैरिजन में तराजू में रख करके कैसे उसका मास निकालेंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया कि फॉर हाइड्रोजन को जब तौला गया तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है। फॉर हाइड्रोजन मास ऑफ, एक्चुअल मास क्या होता है, मास ऑफ, ये किसका, ये एक्चुअल मास मैं बता रहा हूँ भाई आपको, एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है, ये होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है। लेकिन उस समय ये नहीं पता था, ये आज हमको ऐसा मालूम पड़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी से कि इसका मास इतना होता है। अच्छा, अब इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, तो एटॉमिक मास को लिखा जाए या आपसे लिखा जाए कि रिलेटिव एटॉमिक मास, दोनों का मतलब एक ही होता है। फिर सुन लीजिए, रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास दोनों का मतलब सेम होता है। सर क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ, यहाँ क्या लिखेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम अपान क्या होगा, यस दैट इज 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब इसको हमने निकाला था, आपको याद होगा कि मास ऑफ का हाइड्रोजन एटम कितना लिखा है यहाँ पर, यस, तो ये वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पर 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, ऐसा कुछ है वैल्यू। और वो अभी हमने निकाल के देखा था, अगर आपको याद हो कॉपी में लिखा है आपने 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम कितना निकाले थे, बताइए जल्दी से, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर लगभग आएगा 1.007 कुछ आएगा। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख लेता हूँ, यस, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। तो देखिएगा इसी को क्या माना गया, इसको लिखा जाएगा U, मतलब कंपैरेटिव मास है ना ये। क्या सर, किससे कंपेयर किया गया है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम से कंपेयर किया गया है। तो जो हाइड्रोजन एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या लिखा जाएगा 1.008, इसको अप्रोक्सीमेटली 1 U भी लिखा जाता है, लेकिन होता है 1.007 समथिंग होता है, तो इसको 8 लिख लेते हैं। मेरा मतलब उसी से था कि किसी भी एलिमेंट का जिसका भी एटॉमिक मास निकालना होगा, हाइड्रोजन की जगह उसको यहाँ पर रख देंगे और 1/12 मास ऑफ कार्बन को नीचे रख देंगे। जितनी टाइम ये आएगा वही उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। अच्छा, हम समझने की कोशिश करते हैं, एटॉमिक मास किसके लिए लिया जाता है। एटॉमिक मास जब लिखा होगा तो एटॉमिक मास का मतलब होता है कि मास ऑफ दैट इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, मास ऑफ दैट इज मास ऑफ 1 एटम। ये ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है 16 U होता है। हीलियम का कितना होता है 4 U होता है, ये ध्यान रखेंगे। लिथियम का कितना होता है 7 U होता है, U फॉर यूनिफाइड मास होता है, ये लिथियम है ये, है ना। और फिर किसका ले जाए, हाँ, बेरिलियम का कितना होता है, बेरिलियम का 9 U होता है। U मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। किससे लिए कंपेयर किया गया है, यस, इस फार्मूले से कंपेयर किया गया है कि बेरिलियम को यहाँ रख दिया गया और 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम रखा गया और 9 यूनिट आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या किया, मास ऑफ हाइड्रोजन को रखा गया और नीचे 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम रखा गया, और जो आंसर आया उसी को हम लोग क्या कर दिए, यूनिफाइड मास बना लिए। ये तो बात हो गई कि एटॉमिक मास की। अच्छा, एक और वर्ड हमारे बुक में यूज किया गया है, मोलेकुलर मास। मोलिक्यूल का मतलब क्या होता है, मोलेकुलर मास का मतलब होता है किसी मॉलिक्यूल के लिए। अच्छा, जैसे आपसे कहा गया O2 एक मॉलिक्यूल है, यस, H2 एक मॉलिक्यूल है, H2O एक मॉलिक्यूल है, CO2 एक मॉलिक्यूल है। क्यों भाई,
H2SO4 एक मॉलिक्यूल है, यस। तो इसका मास कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा सबके इंडिविजुअल एटॉमिक मास को प्लस कर देंगे। 16U प्लस 16U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो भाई, 32U हो जाएगा। तो मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, मोलिकुलर मास हमेशा किसी मॉलिक्यूल के लिए यूज करते हैं। बाकी सबका आप निकाल के देखेंगे, 1.008 और 1.008 करेंगे तो 2.0 समथिंग कुछ आएगा। तो उसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा यार, यस इसका आंसर होता है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का दिया हुआ है। तो मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 2 यूनिट बट द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 यूनिट। ये ध्यान रखें, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 यूनिट, ध्यान रखें, यूनिफाइड मास। इसका क्या होगा 2U, इसका आप खुद निकालेंगे क्या होगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, देखो 1 + 1 हाइड्रोजन का ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यार, यस कितना हो जाएगा, सोचो यार 16 क्या हो जाएगा, यस 18U। CO2 का आप ये आपके लिए होमवर्क है और कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन करें आप, CO2 क्या आप ये लिखेंगे कि मोलिकुलर मास ऑफ CO2 इज सो एंड मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज सो। चलिए ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, क्या लिखेंगे, चलिए इसका तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप बस इसको लिख के दिखाएंगे कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। H2SO4 क्या हो जाएगा सर, देखो तो 1 + 1 हाइड्रोजन का, सल्फर का होता है 32U होता है, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा सर, ऑक्सीजन का होता है 16, कितनी बार है, मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 98U आएगा। तो मेरा मतलब उस चीज़ से था कि किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर मास निकालने के लिए सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स मॉलिकुलर मास। अच्छा, मॉलिकुलर मास की बात हो गई, एटॉमिक मास की बात हो गई, कभी कभी हम लोग टर्म यूज करते हैं फार्मूला यूनिट मास, तो मास भी लिखा जाता है। फार्मूला मास किसके लिए होता है, इट इज फॉर एनी आयोनिक कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड है जो पानी में डालने से आयन के फॉर्म में केटायन और एनायन में टूट जाता हो, Na+ और Cl- हुआ करता है। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं MgCl2 लिख लेते हैं तो ये क्या करेगा यार, ये आयोनिक कंपाउंड है, इनका अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अलग होता है। मॉलिक्यूल ले लेते हैं, मैं यहाँ पर अलग से एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आप C6H12O6 ये ग्लूकोज है, इसको अगर आप पानी में डालेंगे तो ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, मॉलिकुलर मास यूज करते हैं। मॉलिकुलर मास किसके लिए सर, किसी नॉन आयोनिक कंपाउंड के लिए, पानी में डालने से जो टूटता है जुड़ता ना हो, लेकिन जो टूट जाता है पानी में डालने पर, यहाँ पर अगर आप H2O में डालते हैं तो ये केटायन और एनायन के फॉर्म में टूट जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसके लिए हम लोग फार्मूला मास यूज करते हैं। आप कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, मॉलिकुलर मास जैसा इसका जो मास निकाल लेते हैं, इसका निकाला जाएगा 23U होता है, और इसका कितना, क्लोरीन का 35.5, इसका एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। तो 23 + 35.5 होता है, ये कितना हो जाएगा, ये होता है ये 58.5, और U इट इज़ द रिलेटिव मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज 58.5। अच्छा, ऐसे ही इसका भी निकाल सकते हैं आप। तो कहने का मतलब ये है कि मॉलिकुलर मास और फार्मूला मास सेम है, बस ये किसी आयोनिक कंपाउंड के लिए बुक में लिखा हुआ मिलेगा फार्मूला मास, तो आप घबराएं नहीं, समझ जाइए फार्मूला मास माने क्या है, वही मॉलिकुलर मास ही है, बस आयोनिक कंपाउंड के लिए वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि ये टूट जाते हैं, इसीलिए इनको फार्मूला यूनिट मास कहा था कि एक अलग अलग चीज़ें मिलके बनी हुई हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, एक और टर्म यूज करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पर आप वर्ड यूज करेंगे मोलर मास। ये जो कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और इसको कहा जाता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का बिगिनिंग पार्ट है ये। एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट इज अनमोल कॉन्सेप्ट, मैं इसको अनमोल कॉन्सेप्ट कहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक में इसका टच मिलेगा आपको, फिजिकल केमिस्ट्री की जान है ये मोल कॉन्सेप्ट, तो आप इसको अनमोल कॉन्सेप्ट के नाम से ध्यान रखें। मोलर मास क्या होता है, वेरी सिंपल है, देखिएगा, मास ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का मास, सब्सटेंस इन ग्राम बस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं भाई उसको, मोलर मास। किसी सब्सटेंस का मास अगर ग्राम में दिया हुआ हो उसको मोलर मास कहेंगे। सर कैसे, यहाँ पर मैं कंपाउंड लिख देता हूँ, H2 लिख देता हूँ, CO2 लिख देता हूँ, Cl ले लेता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर इसका मोलिकुलर मास कितना होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ
मोलिकुलर मास और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोलर मास। तो देखिएगा क्या डिफरेंस है दोनों में, मालूम पड़ जाएगा आपको। इसका मोलिकुलर मास कितना होता है, अभी आपने निकाला था 2U होता है, इसका कितना होता है ये आप लोग निकाल के मुझे बताएंगे, है ना। अभी तक में कर लिए होंगे आप लोग, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, शायद आप लोग कर लिए होंगे उसको, और अपने आंसर को मैच करिएगा यहाँ से। HCl का कितना होता है, तो HCl का मैं फिर से लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ HCl का कितना होता है, H 35.5 + 1 36.5U होता है। अच्छा, इसका मोलिकुलर मास क्या होगा, अरे मास ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम, जो उसका मोलिकुलर मास है, जो उसका मोलिकुलर मास है वही उसका क्या होगा, मोलर मास होगा। 2 ग्राम पर मोल, ध्यान रखेंगे भाई, फिर से सुनिएगा, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, लेकिन ये 1 मोल के लिए होता है, ध्यान रखना है। कैसे सर, 44, यहाँ क्या लिखेंगे सर, 44 ग्राम पर मोल। यहाँ क्या हो जाएगा सर, कुछ नहीं करना है, 36.5 ग्राम पर मोल। मेरा मतलब उसी से था कि मोलिकुलर मास और मोलर मास सेम क्वांटिटीज होंगी, बस मोलिकुलर मास लिखा हुआ है तो यू में लिखिएगा, और अगर मोलर मास लिखा हुआ है तो ग्राम पर मोल में होगा या ग्राम में दिया रहेगा। चलिए, ये तो आप समझ गए होंगे कि मोलिकुलर एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है, फार्मूला मास क्या होता है और मोलर मास क्या होता है। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगले क्लास में हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज कॉल्ड द मोल कॉन्सेप्ट। किसी मास का मोल से क्या रिलेशन है, नंबर ऑफ पार्टिकल का मोल से क्या रिलेशन है, किसी वॉल्यूम का मोल से क्या रिलेशन है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।